हेलो दोस्तों। पहले हम संसदीय जो हमारे शब्द थे, महत्वपूर्ण शब्द, उन पर चर्चा कर रहे थे, उन्हीं का रिवीजन करेंगे, फिर हम नया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहले मैंने आपको प्रश्नकाल बताया था। प्रश्नकाल क्या होता है कि सत्र शुरू होने के या संसद की बैठक शुरू होने का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें संसद जो है, संसद जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं संसद सदस्यों द्वारा। किससे? मंत्रियों से, जो वर्तमान में मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ये प्रश्नकाल की तरफ जो प्रश्न होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। एक तारांकित प्रश्न, इसमें तारांकित होता है, स्टार लगा होता है। अतारांकित, इसमें स्टार नहीं लगा होता है। अल्प सूचनालय, इनमें ये क्या होते हैं, एक 10 दिन की कम अवधि वाले होते हैं। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इनके प्रश्नों की संख्या 20 होती है और ये मौखिक और लिखित दोनों होते हैं। तो मौखिक भी उत्तर दिया जाता है, लिखित भी दिया जाता है। अतारांकित में इनकी लगभग 230 प्रश्नों की संख्या हो सकती है, ये सब लिखित में होते हैं। अतारांकित लिखित में होते हैं। अल्प सूचना वाले क्या होते हैं, ये लिखित और मौखिक दोनों में होते हैं, दोनों में होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये क्या है, 10 जो अल्प सूचना वाले होते हैं ये 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, फिर अगला है जो संबंधित सदन का अध्यक्ष होता है, अगर वो अनुमति दे देता है तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर सदन का अध्यक्ष या सभापति परमिशन देता है तब। अब ये आपका प्रश्नकाल हो गया। शून्यकाल की बात करते हैं। प्रश्नकाल के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के, क्या है, प्रश्नकाल के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस अवधि में उसे शून्यकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फिर अगला है संयुक्त बैठक। तो अभी तक इतिहास में पूरा ये इतिहास है कि अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। कब कब हुई है? कल हमने आपको बताया था कि संयुक्त बैठक 88 में, 100 में और 108 में, 118 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है 4 अनुच्छेदों में। तो संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हो चुकी है। नंबर 1 कब हुई थी? 1961 में दहेज निरोधक एक विधेयक आया था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरा सरदार हुकुम सिंह जी ने की थी। दूसरी 1978 में ये बैंकिंग विधेयक से संबंधित था। इसमें नीलम संजीव रेड्डी उस समय थे, केएस हेगड़े उस समय उन्होंने अध्यक्षता की थी। तीसरा था 2002 में आतंकवादी निरोधक विधेयक आया था या विरोधी विधेयक आया था। के.आर. नारायण और पीएम शहीद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, संविधान संशोधन है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, बीमर संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 368 में ये 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। कौन कौन से? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या विशेष बहुमत तथा 1/2 राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। तो अब इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो जैसे दोस्तों आपको पता है, इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियाँ, संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियाँ चल रही थी। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नकाल, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और उसके बाद संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है, कितने तरीके हैं, ये सब बताया था। आज हम उसके आगे अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताएं संसद में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्द या शब्दावली है। तो इसमें क्या था, कल हमने आपको बताया कि संविधान संशोधन करने की 3 प्रकार की प्रक्रिया है। कौन कौन सा? साधारण से, विशेष बहुमत से और तीसरा जो था वो विशेष बहुमत के 1/2 राज्य विधानमंडलों की अनुमोदन से। ठीक है, ये बताया था। लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर लिख दिया गया है कि संविधान प्रक्रिया जो है उल्लेखित है सिर्फ 2 प्रकार की, सिर्फ 2 प्रकार की। लेकिन जो साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया है उसका उल्लेख इसमें नहीं है अनुच्छेद 368 में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साधारण बहुमत वाली जो प्रक्रिया है इसका इसमें अनुच्छेद 368 में उल्लेख नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं। एक वाद हुआ था केशवानंद भारतीवाद। इसमें क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये आधारभूत संरचना के आधार पर एक डिसीजन दिया गया था कि केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया था कि आधारभूत संरचना का आधार दिया गया था। ठीक, आधारभूत संरचना का आधार दिया गया था
आधारभूत संरचना के आधार पर ही किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है और अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्लियर? तो एक आपसे पूछ सकते हैं कि किस बात में ये कहा गया था कि विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो आप बताएंगे केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद में। ठीक, अब इसके बाद ये तो उससे संबंधित जो भी बिंदु थे उस पर चर्चा हम कर चुके थे। अब बजट की हम बात कर रहे हैं, किसकी? बजट। जैसा कि आपको पता है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट एक फ्रेंच भाषा के बजटे शब्द से लिया गया। बजट जो शब्द है एक फ्रेंच भाषा के बजटे शब्द से लिया गया है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर इसके बजट को क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। ठीक है, तो बजट पारित करना, किस प्रकार से बजट पारित करता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और कि किन किन व्यक्तियों ने कितनी बार बजट को रखा है सदन में। ठीक, अब बात करते हैं शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। देखिए पहली लाइन में यही लिखा है, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, वार्षिक बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय बजट, ये अनुच्छेद 112 में दे रखा है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पूछा भी जा चुका। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दे रखा है, लेकिन संविधान में किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं ये आता किसके अंतर्गत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग बजट निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। तो वित्त मंत्रालय है, इस समय वित्त मंत्री कौन है बताइए? निर्मला सीतारमण जी। ठीक, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। इसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है, ठीक, जो इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट होता है का बजट निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत? आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसका क्या होता है? काम होता है कि वो बजट का क्या करें? निर्माण करे या बजट को प्रस्तुत करने से पहले उसको तैयार करे। क्लियर? अब बात करते हैं अनुच्छेद 265 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। आजकल अब वो पुराने अनुच्छेद नहीं पूछ रहे, अब वो ये ढूंढते हैं कि कौन से नए और इम्पोर्टेंट हों, क्योंकि ये पुराने सभी लोगों ने याद कर लिया, इसलिए वो नया पूछता। तो अनुच्छेद 265 जो है वो बहुत ही 265 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या? संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक, संसद जब तक अनुमति नहीं देती है किसी को टैक्स संवर्धित करने के लिए या किसी पर टैक्स लगाने के लिए, जब तक उस पर कर नहीं लगाया जाता। संसद की अनुमति होगी तब टैक्स लगेगा, और संसद की अनुमति अगर नहीं है तो टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक, ये तो हो गया अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 266 की भी यही बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें संचित निधि का उल्लेख है। किसका? संचित निधि का उल्लेख है। अब संचित निधि किसके अंतर्गत आती है? संसद के अंतर्गत आती है। इस पर अधिकार किसका है? संसद का। किसका? संसद का। संसद की अनुमति के बिना इस निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। जब तक संसद अनुमति नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी, जब तक इस निधि से धन नहीं निकाला जा सकता, धन नहीं निकाला जा। ये तो ही संसद के अंतर्गत आती है। ठीक, अब बात करते हैं अगर बजट और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट ये हैं। इसे आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था। स्वतंत्र हम लोग कब स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत का, ये देखो अंडरलाइन करो इसे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब हुआ था? 1947 में। इंपॉर्टेंट, 1947 में तब प्रस्तुत किया गया था पहला बजट, 1947 में। फिर उसके बाद बात करते हैं किसने किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने। आर के षणमुखम चेट्टी ने पहला स्वतंत्र भारत का बजट 1947 में प्रस्तुत किया था या रखा था। ठीक, अब बात करते हैं संविधान लागू होने के बाद पहला बजट। संविधान लागू होने के बाद पहला बजट ये 1950 में रखा गया। ये 1950 में, ये 1950 में रखा गया। ठीक, अब क्या है, अब किसने कितनी बार बजट पेश किया? देखिए इसमें हमारे वित्त मंत्री हैं जो निर्मला सीतारमण जी हैं। सर्वप्रथम मोरारजी देसाई जी ने, देसाई से याद रखिए, इन्होंने 10 बार, इन्होंने 10 बार। मोरारजी देसाई ने कितनी बार? 10 बार। ठीक, पी चिदम्बरम जी ने, पी चिदम्बरम ने 9 बार। देखिए देसाई जी ने 10 बार, चिदम्बरम जी ने 9 बार। और अब प्रणब मुखर्जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि प्रणब मुखर्जी ऐसे पहले व्यक्ति थे,
कौन? प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। प्रणब मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे, पहले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर बजट को किस में रखा था? लोकसभा में रखा था। राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन इन्होंने बजट किस में रखा था? पहली बार लोकसभा में रखा था, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य प्रणब मुखर्जी जी ने के होने के बावजूद भी लोकसभा में इन्होंने बजट रखा था, और प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार बजट को पेश किया या रखा, ठीक। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट को रखा या पेश किया। ये तो हमारा ये आज का जो बजट से संबंधित था, इसकी बात करते हैं। कुछ और एक दो शब्द इंपॉर्टेंट है, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो दोस्तों ये आपको क्या समझ में आया? अब देखिए एक नया शब्द आता है गिलोटिन, इंपॉर्टेंट है। गिलोटिन क्या होती है? गिलोटिन, गिलोटिन क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक। गिलोटिन में क्या होता है? यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, शब्द फ्रेंच भाषा का। इसका है फ्रेंच भाषा का, नंबर 1 बात, ठीक। दूसरी बात क्या है? गिलोटिन क्या होती है? जिसका अर्थ गला काटना होता है। अर्थ इसका क्या है? अर्थ है गला काटना। अर्थ क्या है? गला काटना। अर्थ इसका क्या है? गला काटना, ठीक। गिलोटिन मीन्स गला काटना। ये शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, गिलोटिन शब्द। बजट सत्र के अंतिम दिनों में संसद द्वारा, बजट सत्र के अंतिम दिनों में, बजट सत्र के अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों में बिना बहस के, बिना बहस के बजट पेश करना, ये होता है गिलोटिन, ठीक। बिना बहस के बजट पारित करने की प्रक्रिया होती है, पेश करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। तो गिलोटिन सब फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से है। गिलोटिन किस भाषा से है? फ्रेंच भाषा से। इसका अर्थ मतलब क्या है? गला काटना। अर्थ क्या है? गला काटना। बजट सत्र के अंतिम दिनों में, जब बजट पेश होना होता है, उसे अंतिम दिनों में क्या होता है? बिना बहस के बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है सदन में, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। इसको प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। अगला देखिए, गिलोटिन के आधार पर लिखिए। एक आता है मार्च रस, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, मार्च रस। मार्च रस ये क्या है? मार्च रस भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। यह व्यक्तिगत का नियम है। इससे बचने के लिए मार्च के महीने में बिना सोचे विचारे धन खर्च करने की प्रक्रिया जो होती है, मार्च रस कहलाती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये क्या होता है? ये वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, ठीक, जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। अब इस अवधि के दौरान लोग क्या करते हैं? अतः व्यक्तिगत का नियम से बचने के लिए, व्यक्तिगत नियम समझते हो? व्यक्तिगत के नियम से बचने के लिए, अभी बता रहा हूं, व्यक्तिगत के नियम से बचने के लिए व्यक्तिगत के नियम से बचने के लिए, ठीक, क्या है? 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, इस समय व्यक्तिगत के नियम से बचने के लिए, व्यक्तिगत के नियम से बचने के लिए मार्च के महीने बिना सोचे विचारे, मार्च के महीने में बिना सोचे विचारे धन खर्च करना, धन खर्च करने की प्रक्रिया, धन खर्च करने की प्रक्रिया को मार्च रस कहते हैं, ठीक है। क्या होता है मार्च रस? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष की अवधि होती है,
इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत के नियम से बचने के लिए मार्च के महीने में बिना सोचे विचारे धन खर्च करना, अंधाधुंधी धन खर्च करेंगे, उसे मार्च रस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्च रस। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अवधि कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है, ठीक, मार्च के महीने में व्यक्तिगत के नियम, ठीक, इसे क्या कहते हैं? मार्च रस कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की। सांसद निधि को अब लिखिए, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पता ही है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका मतलब एल का मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या होते हैं? अपने क्षेत्र में विकास कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे एमपीलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये क्या होती है? हमारी सांसद निधि होती है। ये कितनी होती है और किसके खाते में आती है, ये सब आपको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। एमपीलेट्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी देखो क्या है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम। इसका हिंदी में लिख लिया, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, ये होती है एमपीलेट्स। ये क्या होती है? एमपीलेट्स। ये सांसद के अपने स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब से? इसकी शुरुआत 1993 से हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? 1993 से। शुरुआत कब से? 1993 से। इंपॉर्टेंट है, 1993 से। अब इसमें जो इसकी धनराशि होती है 5 करोड़ होती है। धनराशि कितनी है? 5 करोड़। एक वर्ष में 5 करोड़ का जो सांसद होता है वो विकास करवा सकता है अपने स्थानीय क्षेत्र में, ठीक। ये तो होती है 5 करोड़ का विकास कार्य करवा सकता है। चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, ठीक है। संपूर्ण भारत में, ये बात ये भी लिखिए, ये क्या है? 5 करोड़ का विकास कार्य करवा सकता है एक वर्ष में। यहाँ लिख लो, एक वर्ष में, एक वर्ष है 5 करोड़ एक वर्ष के लिए। अब संपूर्ण भारत में कहीं भी नोट करके, जैसे आप संपूर्ण भारत में कहीं भी विकास करवा सकता है, ठीक। संपूर्ण भारत में कहीं भी एक वर्ष में 5 करोड़ का विकास करवा सकता है, चाहे वो लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद, ठीक, चाहे लोकसभा सांसद हो या राज्यसभा सांसद। अब एक नोट और लिखिए, अभी किसके आदेश से खर्च की जाएगी? लिखिए, सांसद निधि सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक, सांसद निधि सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ठीक। यह है राशि कौन सी? जो सांसद निधि होती है, यह राशि जिलाधीश के माध्यम से खर्च की जा सकती है। जिलाधीश के माध्यम से खर्च की जा सकती है, ठीक, क्लियर। एमपीलेट्स किसके आदेश पे खर्च की जा सकती है? जिलाधीश के माध्यम से।
ठीक है, जिलाधीश के माध्यम से खर्च की जा सकती है। अब ये हो गया सांसद निधि आपकी कंप्लीट हुई। एमपी लेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, इसके एक वर्ष में 5 करोड़ सांसद चाहे वो लोकसभा को या राज्यसभा का भारत के किसी भी क्षेत्र में विकास करवा सकता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1993 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक, कितना रुपए? 5 करोड़ एक वर्ष। और ये आपका क्या है, किसके माध्यम से? जिलाधीश के माध्यम से धनराशि खर्च होती है। ठीक है, जिलाधीश के माध्यम से यह धनराशि खर्च होती है। अब अगला शब्द लिखिए, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता क्या होता है? ठीक है, विपक्ष का नेता, इसे एलओपी कहते हैं, लीडर ऑफ पोजीशन, एलओपी। ठीक, एलओपी कहते हैं इसे, लीडर ऑफ अपोजिशन। इस प्रकार के पद का उल्लेख संविधान में तो है नहीं। संबंधित सदन का अध्यक्ष, सभापति या विपक्ष के नेता का दर्जा देते हैं। ठीक है, इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। शब्द का उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, सदन का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो विपक्ष के नेता को क्या करता है? चुनता है। ठीक है, आगे लिख लीजिए, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति, संबंधित सदन का अध्यक्ष पब्लिक सभापति। भाई राज्यसभा का होगा तो सभापति करेगा और लोकसभा का होगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, विपक्ष के नेता का दर्जा देते हैं, विपक्ष के नेता को चुनते हैं, विपक्ष के नेता का दर्जा देते हैं, दर्जा देते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति विपक्ष के नेता का दर्जा देता है। ठीक है, अब सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, इसमें कांग्रेस में 1/10 भाग नहीं, याद रखा। पहली कंडीशन क्या है? सदन के, लिखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, 1/10 हो। ठीक, जैसे सपोज दैट 1/10 का मतलब आप समझ लो, अगर 550 सीटें मान लो लोकसभा की, वैसे कितनी है? 545 है। ठीक है, तो उसमें से 10 लगभग 1/10 कितना हुआ? 54 या 55 सीटें हुई। 55 या 54 सीटें होनी चाहिए तो उसे विपक्ष का नेता, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया इन लोगों ने? विपक्ष के नेता का दर्जा उसे दिया। क्लियर? या एक कंडीशन और है, सत्तारूढ़ दल के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल, सत्तारूढ़ दल के बाद दूसरा बड़ा दल, दूसरा बड़ा दल, ये क्या हो गया? लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा हो गया। ठीक है, अब इसके क्या होता? पहली बार इसको 1969 में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है। पहली बार कब हुआ था? पहली बार दर्जा दिया गया 1969 में, 1969 में। ठीक, पहली बार विपक्ष के नेता को दर्जा कब दिया गया था? 1969 में। जबकि 1977 में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि 1977 से विपक्ष के नेता को कैबिनेट, ठीक, विपक्ष के नेता को 1977 से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाने लगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा या के दर्जे के बराबर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। ठीक, क्लियर? तो पहली बार कब हुआ? 1969 में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया और
कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब से 1970 से दिया गया। ठीक है, क्या इसकी कंडीशन है, शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति इसको क्या करते हैं, विपक्ष के नेता दर्जा देते हैं, और इसकी पहली कंडीशन है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए, या सत्तारूढ़ दल के बाद दूसरा बड़ा दल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा बड़ा दल होना चाहिए। ठीक, ये तो हमारे आज महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर चर्चा की। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।